Hello everyone, welcome to Unlock Physics. Myself Anas Khan and I am a physics expert. So friends, again I welcome you back after a long gap. Uh, I hope you were tuned to our channel and आप हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे, उनसे पढ़ रहे होंगे, उनसे सीख रहे होंगे. बाकी वी आर एक्सट्रीमली सॉरी जो बीच में गैप हुआ, कुछ ऐसे पर्सनल कमिटमेंट्स थे जो हम उसमें एंगेज रहे. बट वी आर बैक विद अ बैंग और आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वी आर ऑल गियर्ड अप एंड वी विल गिव यू ऑल क्वालिटी कंटेंट जिसमें लेक्चर भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, जो सिर्फ बोर्ड पर्पस पे ही फोकस्ड होंगे. तो जो आज का हमारा जो वीडियो का पर्पस है, वी आर गोइंग टू टेक अप क्लास 12th एंड द चैप्टर फॉर टुडे इज न्यूक्लियाई. अगर मैं इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ये चैप्टर जो है ये मॉडर्न फिजिक्स का सेगमेंट है आपका. ये इसमें हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे इस सेगमेंट में. एक हमारा होगा डुअल नेचर, एक होगा एटम्स और एक होगा न्यूक्लियाई. सेमीकंडक्टर उसको हम अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे. और ये जो आपका 3 चैप्टर है इट कंप्राइजेस ऑफ 12 मार्क्स. जी, आपके 70 में आपका 12 मार्क्स का जो सेगमेंट है वो ये 3 चैप्टर कंस्टिट्यूट करेगा आपका. ये तो अच्छा खासा चंक है. सबसे मेन चीज़ ये चैप्टर्स बहुत इजी आपके होते हैं. इनमें ऐसा कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आता है जिससे आपको करने में दिक्कतें आपको आएंगी. सो तो हमने यही टारगेट किया है कि पहले जो आपके आसान आसान चैप्टर हैं जैसे एटम्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, डुअल नेचर है, सेमीकंडक्टर्स, इनको हम टेकअप करके वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाए कि हाँ ये चैप्टर मेरे एकदम तैयार हो गए हैं और एंड नाउ आई कैन स्कोर फुल आउट ऑफ दीज 12 मार्क्स सेगमेंट. बाकी आप हमसे जुड़े रहें, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी बोर्ड के रिगार्डिंग हम आपको बताते रहेंगे. और जैसा जैसा हम आपको गाइड करते जाएं, प्लीज़ डू फॉलो अस, प्लीज़ डू फॉलो आवर गाइडेंस. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो आइए बातें बाद में करते रहेंगे. आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर न्यूक्लियाई, हम इसमें कुछ बहुत ही बेसिक से बेसिक टर्म की बात करते हैं कि अगर हम किसी न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करें, जो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज समवॉट लाइक एक्स ए जेड. जहाँ पे x जो होता है, x इज बेसिकली आपका कोई भी यहाँ पे सिंबल है. x जो आपका है ये सिंबल होता है. जो आपका a है, a को हम कहते हैं मास नंबर, z को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. एंड व्हाट इज मास एटॉमिक नंबर? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और व्हाट इज mass number? Mass number is number of nucleons. Now what are nucleons? Nucleons are basically sum of protons plus neutrons. तो जो भी आपका न्यूक्लियस का कंस्टिट्यूएंट होता है उसमें जो प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है उनका जो नंबर ऐड अप करेंगे दैट विल फॉर्म न्यूक्लियॉन्स. और जहाँ तक हमको पता है कि हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. मतलब जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना उस पर नेगेटिव चार्ज होगा. सो वी कैन ऑल्सो से Z इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बराबर होंगे तभी आपका एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा आपका. अब इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे हमारे 3 टर्म्स होते हैं. फर्स्ट वी हैव टर्म known as isotopes. Isotopes are those elements which have same number of protons और सेम वैल्यू ऑफ Z, उसको हम कहते हैं आइसोटोप कहते हैं. जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम है. आप देख सकते हैं इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सबका सेम है, तो इनको हम कहते हैं इज आर नोन एज आइसोटोप्स कहलाते हैं ये. आइसोटोप के ही रिगार्डिंग दूसरा आपका जो होता है कैटेगरी दैट इज isobars which have same number of nucleons या
जिनका सेम वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास होता है, उनको हम कहते हैं आइसोबार कहते हैं हम लोग। जैसे आपका ये 3H1 ट्राइटियम है और 3He2 ये हीलियम है। आप देख सकते हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, तो ये आइसोटोप नहीं है, बट इनके मास नंबर सेम है, सो दीज टू आर नोन एज आइसोबार्स। तीसरी आपकी कैटेगरी है, आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया। थर्ड कैटेगरी इज आइसोटोन्स which have same number of neutrons या जिनका A माइनस Z का वैल्यू सेम होता है, उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स कहते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ 37 क्लोरीन 17 एंड 39 पोटेशियम 19। तो अगर यहाँ पे हम 37 माइनस 17 करेंगे तो हमारे यहाँ पे न्यूट्रॉन्स 20 आएंगे, यहाँ पे A माइनस Z करोगे तो यहाँ भी 20 आएगा। सो वी कैन से दीज टू एलिमेंट्स आर isotones. So elements which have same number of neutrons are known as isotones. तो एग्जाम में आपके 1 मार्क में सवाल आ सकता है, आपको कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स दे देंगे एंड यू हैव टू क्लासिफाई देम एज आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। तो आइसोटोप वो होते हैं जिनका Z, जिनका प्रोटॉन सेम होते हैं। आइसोबार्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियॉन्स या जिनका मास नंबर सेम होता है। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं आपके। तो ये कुछ 3 टर्म है, आपको ध्यान रखना है इसको। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं, जैसे आपका एक होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम 1 यू भी लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 1.667 10 रेज टू माइनस 27 केजी करके होता है। और इसमें कुछ चीज़ें हमें और जरूरत पड़ेंगी, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल्स करके होता है। और एक टर्म और पड़ेगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 13 जूल करके होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको आने इस चैप्टर में आगे हमको ज़रूरत पड़ेंगी हमको यहाँ पे। तो ये तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर साइज के बारे में बात करते हैं। तो assuming the shape to be spherical in nature, तो जो उसका रेडियस होगा, जो आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई होता है, वो कुछ ऐसे दिया होता है, R इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3 करके होता है आपका ये। जहाँ पे आर नॉट जो होता है, आर नॉट एक आपका कांस्टेंट होता है। इस आर नॉट की वैल्यू जो होती है वो 1.2 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, और 10 रेज टू माइनस 15 मीटर को हम फर्मी भी कहते हैं, फर्मी मीटर। तो जो आपका रेडियस है दैट इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3, और ए क्या चीज है, ए इज योर मास नंबर। तो अगर मैं कहूं कि यहां जरा इसका वॉल्यूम निकालिए, स्फीयर लिया है तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर नॉट इसका क्यूब, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, एंड वी कैन से वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ये दो आपके कंफ्यूजन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा रेडियस आ गया, वॉल्यूम आ गया, और कभी कभी आपसे ये न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में भी पूछता है आपसे। तो डेंसिटी क्या होता है, इट इज मास बाय वॉल्यूम होता है आपका। इसको यहाँ पे हम कैपिटल एम बाय वॉल्यूम कर दें। तो मास क्या होगा, एक न्यूक्लियॉन का मास और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि आपके न्यूक्लियस में कोई एक सिंगल चीज तो है नहीं, वहाँ पे प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी। तो m जो है वो किसी भी एक न्यूक्लियॉन का मास है इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब।
तो अभी हमने पीछे वॉल्यूम क्या निकाला है, 4/3 पाई आर के लिए पुट कर दिए, आर नॉट, तो इसका फिर क्यूब, तो ये बन जाएगा एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। तो ए और ए आपका कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी आपकी आ गई 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। जैसे कि आपका रेडियस है, रेडियस भी आपका डिपेंड कर रहा है मास नंबर पे, वॉल्यूम भी डिपेंड कर रहा है मास नंबर पे, बट आपका जो डेंसिटी है वो मास नंबर से इंडिपेंडेंट है आपका ये। तो ये तो हमारे न्यूक्लियस के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हो गई हैं आपके यहाँ पे कि कैसे क्या करना है, जो हमें फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं। ये आपके फॉर्मूलेज बहुत काम की चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपका एक सवाल आया था, ये आपके बोर्ड में सवाल आया है, इसने बोला है कि इफ मास numbers are in the ratio of 27:125, find the ratio of radii। तो हमने क्या देखा कि रेडियस जो होता है वो 1/3 से प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे सकते हैं हम R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 का पावर 1/3, और हमको यहाँ पे A1/A2 दिया हुआ है ऊपर, और नीचे हमने A2/A1 निकाला है। तो A2/A1 क्या बन जाएगा, 125/7 का क्यूब रूट, और 125 क्या है, 5 का क्यूब है, 27 का क्यूब है, यहाँ क्यूब हो गया, बाहर 1/3 है, ये बन जाएगा 5/3। तो R2/R1 5/3 है, तो R1:R2 क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 3:5। यहाँ पे आपके मास नंबर 27:125 के रेशो में है, आपका जो रेडियस आया है वो 3:5 के रेशो में होगा आपका ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रॉपर 1 मार्क में बनते हैं आपके, जो आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको हमें निकालना होगा वहाँ पे। Now moving on to a next very important topic that is known as your mass defect। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपके न्यूमेरिकल्स इस साल श्योर शॉट बनेंगे, इस पे पक्का आएंगे आपके। तो मास डिफेक्ट आपका ये था, बेसिकली मास डिफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई एलिमेंट है एक्स ए जेड, तो इसमें क्या है, इसमें जेड प्रोटॉन्स हैं और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं। तो मास डिफेक्ट क्या था, मास डिफेक्ट इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल masses with the total mass of the nuclei। मतलब कि z इंटू एक प्रोटॉन का मास प्लस a माइनस जेड इंटू एक न्यूट्रॉन का मास। तो ये आपके न्यूक्लियस के इंडिविजुअल जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मास आ गया, माइनस कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियाई। तो आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि ये जो डिफरेंस है ये जीरो नहीं आता है आपका, कि जब उस न्यूक्लियस के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास जोड़े गए और जब न्यूक्लियस का मास निकाला गया, उनका जो डिफरेंस आया वो जीरो नहीं आ रहा था। जो जो जीरो नहीं आया, दैट टर्म इज डिफाइंड एज मास डिफेक्ट, डेल्टा एम। डेल्टा एम इज योर मास डिफेक्ट। और इसी पे आइंस्टीन ने बोला कि एक टर्म आया बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to break a nucleus into its constituents न्यूक्लियॉन्स, जो उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके। तो जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट, सी आपका जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है आपका।
तो अगर हम यहाँ पे ऊपर जब हमने निकाला मास डिफेक्ट यहाँ पुट कर दें तो डेल्टा EB बन जाएगा Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN इंटू सी स्क्वायर, दैट इज योर मास डिफेक्ट बन जाएगा आपका ये। फिर इसी पे आपका एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा EBN, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर और द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, दैट विल गिव यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हमको सवाल में ध्यान से देखना है कि हमको बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमसे पूछा गया है। अब कैसे इस पे सवाल आते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो इसके सवाल आसान होते हैं बट इसके कैलकुलेशंस बहुत लंबे होते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे सवाल आने के बाद भी आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा इसमें। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल विद द कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें आप नंबर्स को राउंड नहीं करोगे आप। तो जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया है, बहुत पुराना सवाल है ये, CBSE 2002 का है ये। इसने एक क्लोरीन का न्यूक्लियस दिया है 35Cl17 दे के रखा हुआ है। मास ऑफ Cl दिया हुआ है 34.980000 U। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.007825 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 1.008665 U। और बोला है कि 1 U की वैल्यू जो होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे के रखी हुई है। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या बन जाएगा, Z प्रोटॉन्स कितने हैं 17, 17 इंटू मास ऑफ एक प्रोटॉन 7825 प्लस फिर हमारे न्यूट्रॉन्स कितने हैं 18, क्योंकि 17 प्लस 18 बन जाएगा आपका 35। तो 18 इंटू 1.008665 माइनस मास ऑफ क्लोरीन 981234। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, बट आपको एग्जाम में यूज करना पड़ेगा अपना कैलकुलेशन। तो 17 into 1.007825 will give you 17.133025 plus 18 into 1.008665 will give you 18.15597 minus 34.98000। यहाँ पे इनको अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा आपका, ऐड करने पे आएगा 35.288995 माइनस 34.980। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो 34.98, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.308995 U। दिस इज योर मास डिफेक्ट। अब हमको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा M की वैल्यू कितनी है 0.308995 और 1 U की वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू मिस हो गई, अपॉन सी स्क्वायर होती है ये। तो ये U के टर्म में है तो 1U कितना दिया है 931 अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल। तो हमको इस नंबर को सिंपली 931 से मल्टीप्लाई कर देना है। द वैल्यू विल कम आउट टू बी 287.674345 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ व्हाट विल बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इस एनर्जी को हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं 35 है आपके, 35 से डिवाइड कर दें अपॉन 35। तो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका आ जाएगा 8.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका आंसर आ जाएगा आपका।
तो ये तरीका है आप कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वगैरह आप कैसे कैलकुलेट करोगे आप। बाकी सारे क्वेश्चंस एक तरह के ही होते हैं आपके, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोटॉन का मास ऐड करिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दिए, न्यूक्लियस में सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो वैल्यू आएगी उसको 931 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए एंड यू विल गेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछता है तो उसको न्यूक्लियन से आप डिवाइड कर दीजिए आप यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और काफ़ी आसान सी चीज़ है। इसको एक बार पढ़िएगा दोबारा, सवाल कुछ लगाइएगा आप और इन केस अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे वीडियोज़ में हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं ताकि हम आपको इसमें और प्रैक्टिस करा सकें। बाकी जैसे-जैसे आप एग्ज़ाम पास आते जाएँगे, हम क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसीज़ को और बढ़ाते जाएँगे ताकि आपको पता चले कि बोर्ड्स में क्वेश्चंस को हमें कैसे लिखना है, कैसे समझाना है, कैसे अप्रोच करना है। तो आप हमसे जुड़े रहें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। बाकी इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कवर अबाउट रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी कर्व। फिर चैप्टर का अगला पार्ट है रेडियो एक्टिविटी। इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है बट स्टिल कुछ बच्चे हमसे 11th से जुड़े हुए हमारे साथ हैं जो अभी 12th में अपीयर होंगे, तो आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में रेडियो एक्टिविटी आपका आएगा। तो स्टिल हम उसको पढ़ा देंगे क्योंकि जो हमसे बच्चे इस साल बोर्ड नहीं दे रहे हैं बट कुछ बच्चे हैं जो आप नीट और जेईई भी दे रहे होंगे, तो आपको उसके लिए फ़ायदा मिल जाएगा उसके लिए। बाकी अपनी तैयारी करते रहें, आप पढ़ते रहें। कोई डाउट हो आप हमको हमारे सोशल मीडिया पे आप पहुँच सकते हैं, तो हम आपको आपके डाउट्स को एड्रेस कर देंगे। बाकी स्टे ट्यून्ड, stay focused and keep working hard for your board examinations. And all the best for your upcoming board examinations. Thank you very much.